ग्रेनो न्यूज़ के सभी दर्शकों को एडवोकेट अतुल त्यागी का नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विधिक मसले पर जानकारी दूंगा, साथ ही अपनी विधिक राय भी दूंगा। अभी पीछे बीते दिनों में 11 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट की एक बेंच जस्टिस शक्धर, जस्टिस हरिशंकर ने एक महत्वपूर्ण विधिक टिप्पणी एक केस के दौरान में की, और वह टिप्पणी थी मैरिटल रेप। कहने का तात्पर्य कि शादी के बाद जिन वाइफ के साथ में हस्बैंड नॉन कॉन्सेंसुअल सेक्सुअल एक्टिविटी इंडल्ज होते हैं, उसको उन्होंने मैरिटल रेप की संज्ञा दी। उन्होंने सवाल किए, ए वुमन इज ए वुमन वेदर शी इज मैरिड और शी इज नॉट मैरिड। क्या ऐसे में रेप की तरह ही इस तरह की एक्टिविटी को समझते हुए हस्बैंड को उस पनिशमेंट को दिया जाना चाहिए जो कि किताब में लिखा हुआ है, मैक्सिमम पनिशमेंट इज 10 years। आमतौर पर जब ऐसे टिप्पणियां अधिवक्ताओं के बीच में आती हैं तो उस पर डिबेट होना लाजमी है। कोर्ट के अंदर भी इसके ऊपर अब बराबर बहस चल रही है। अलग अलग अधिवक्ता जो भी दोनों पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके अपने अपने ख्याल सामने कोर्ट के आ रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि एक रिस्पॉन्सिबल हायर कोर्ट कभी कभी ऐसी टिप्पणियां जनता के बीच में या पार्टीज के बीच में राय लेने के लिए या उसके ऊपर डिबेट करने को उत्साहित करने के लिए देते हैं। यह कोई फैसला नहीं हुआ है, यह कोई एक जजमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, यह जरूर है कि इससे एक रुख का पता जरूर चलता है कि कोर्ट किस तरीके से एक लीगल डिलेमा में है। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी होगा कि रेप क्या है और रेप के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। रेप इज द रेविशमेंट ऑफ अ वुमन विदाउट हर कंसेंट बाय फोर्स, फियर और फ्रॉड। कुल मिलाकर ये एक ऐसी एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें कि वुमन के ऊपर एक हैरासमेंट के तौर पर मैन ने अपनी विल को इम्पोज करते हुए उसके बॉडी को, उसकी डिग्निटी को, उसके स्टेटस को हर्ट किया है। अब रेप क्या है? जनरल शब्दों में तो मैंने आपको बताया। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि ये सेक्शन 375 इंडियन पीनल कोड 1860 में कंप्लीटली डिफाइंड है, और इसके अंदर जो शब्द हैं, पेनिट्रेशन, यूनियन ऑफ टू बॉडीज अगेंस्ट द विश एंड विल ऑफ द लेडी, प्राइवेट ऑर्गन्स, यह सभी का जिक्र ना करते हुए, क्योंकि अभी सभी दर्शक हमारे मैच्योर हैं, समझते हैं कि रेप क्या हो सकता है। उस सबसे पहले जानना इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अदरवाइज इंग्रेडिएंट्स क्या है। कब होता है जब यह फिजिकल एक एट्रोसिटी, क्रूलिटी रेप की शक्ल में कब बन जाती है, किन हालातों में, यह जानना बहुत जरूरी है। तो सेक्शन 375 के जो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं कि अगेंस्ट हर विल, द कंडक्ट ऑफ द मैन अगेंस्ट हर विल। अभी हम दोनों ही सिचुएशन को लेकर चलते हैं, चाहे वो शादीशुदा हो या ना शादीशुदा हो। अगेंस्ट हर विल या विदाउट हर कॉन्सेंट। अब विल और कॉन्सेंट दोनों ही अलग अलग डायमेंशंस हैं। कॉन्सेंट इज अ बिगर टर्म एंड इट इंक्लूड्स विल। थर्ड है कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सभी वो कंसेंट हैं जो कि ऑब्टेन की गई हैं अंडर द स्टेट ऑफ फ्रॉड, अंडर द स्टेट ऑफ फोर्स, कॉशन, किसी दबाव में, किसी तरह की सिचुएशन क्रिएट करके, जैसे कि किसी को नशा करा के, इंटॉक्सिकेशन, कोई मटेरियल खिलाकर,
या उसके अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का फायदा उठाकर। और एक लास्ट स्टेज है जबकि लड़की या वुमन शी इज अंडर एज ऑफ 16 ईयर्स, देन इवन इफ द कंसेंट इज गिवन दैट इज नॉट डीम्ड टू बी कंसेंट। तो ये हैं जो इंग्रेडिएंट्स हैं। अब उसी में ही एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन 2 कहता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए मैन विथ हिज ओन वाइफ इज नॉट रेप। तो ये एक लीगल डिलेमा क्रिएट हुआ, और जस्टिस लोगों ने शायद इसी को ध्यान में रखते हुए एक यह महत्वपूर्ण टिप्पणी कर डाली। और इस टिप्पणी के बाद में जो चीजें निकल कर आ रही हैं उसमें बात कॉन्स्टिट्यूशन तक भी पहुंच गई है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ तक का हवाला दे दिया गया है। लेकिन जानना जरूरी है कि क्या एक मैरिड लेडी और एक अनमैरिड लेडी का स्टेटस बराबर हो सकता है। यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट मसला आ जाता है कि क्या क्या इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की महानता और उसकी सैंक्टिटी का हम कहीं पर ख्याल कर रहे हैं। यह तो हुआ है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पिछले 30-40 साल में एक ज्वलंत मुद्दे के रूप में सामने आई है। चाहे तो इसके लिए हम चेंज इन लाइफ स्टाइल, चाहे तो इसके लिए हम मेटलिस्टिक वर्ल्ड का उदय होना, चाहे तो हम यह कह सकते हैं कि महिलाओं का कामकाज पर जाना और पुरुषों को एक तरह से रिप्लेस करना, उन्हें हटाना उनके लिए खुद चैलेंज बन गया, या हमारे गिरती हुई डिटोरेटिंग मॉरल वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, संस्कार इस सब के लिए जिम्मेदार हैं। और कई तरह की फॉर्म में महिलाओं के साथ में अत्याचार होते रहे हैं, जैसे कि या उनमें इजाफा हुआ है, जैसे कि रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, मोलेस्टेशन, क्रूरलिटी, डाउरी डेथ्स, ब्राइड बर्निंग। आप सब ने पिछले 80s और 90s में ब्राइड बर्निंग के बढ़ती हुई तादाद, बढ़ते हुए नंबर को खूब जाना है। वॉयरिज्म, और इन सब को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट भी बराबर लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए एक्ट्स पर एक्ट्स बनाती जा रही है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट उसका एक उदाहरण है। अब बात आती है कि जब हम आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 की बात करते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि शायद हम वहां पर भी पूरे खरे नहीं उतरे हैं। हमारे बहुत से लॉज ऐसे बने हैं जिसमें कि डिस्क्रिमिनेशन निहित है। क्या हम भूल जाते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 सिर्फ महिलाओं के लिए ही है, वो जेंट्स के लिए नहीं है? क्या हम भूल जाते हैं कि रिजर्वेशन भी अपने आप में अगर एक समाज के वर्ग को उठाने के लिए बना, तो एक समयावधि पास होने के बाद में वह समाज के बड़े हिस्से को अब हर्ट भी कर रहा है। इसी तरह से सेक्शन 498 ए क्रूरलिटी, यह आईपीसी का एक्ट है। यह सिर्फ महिलाओं के लिए ही इस्तेमाल होता है, जैसे कि पुरुषों के खिलाफ कोई क्रूरलिटी नहीं होती हो। यह तो अनबिलीवेबल लगता है। सेक्शन 498 बी हरासमेंट, अगेन सेक्सुअल हरासमेंट, ये भी महिलाओं के लिए ही है। इस तरह से कई तरह के एक्ट्स हमने कॉन्सेप्ट में ले आए हैं, और ये वजह है कि हम लोग जनरली अपने देश में एक्सट्रीम हो जाते हैं। हमारी जो गिरती हुई मान्यताएं, गिरते हुए हमारे स्तंभ, या हमारे बहुत से गिरते हुए वैल्यूज जिसको हम संभाल नहीं पाए हैं और कहीं मिक्स होते चले जा रहे हैं, वहां पर हम उस सही भारतीयता के मापदंडों को अलग रखकर इंग्लिश लॉ के जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको ना कि सिर्फ राइटिंग में बल्कि वो थॉट को भी हम एक्सेप्ट कर कर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो कि भारत में एक सैक्रामेंट के तौर पर हमेशा समझा गया है, उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मैं इसलिए यहां पर इसका जिक्र करना चाहूंगा कि मैं ये सवाल यहीं पर डालता हूं
कि क्या एक नॉन मैरिड लेडी, नॉन मैरिटल रिलेशन की बात करते हैं चलिए, नॉन मैरिटल रिलेशन कैन बी इक्वेटेड विद द मैरिटल रिलेशन? कैन देयर बी एनी equation or parallelized between two? I think इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को ध्यान में रखते हुए और उसके बाद विवाहित स्त्री के स्तर को देखते हुए यह कहना बड़ा ही बेहुदा होगा, शायद अगली, और आई विल से इन ए वे ए फ्रॉड होगा, लीगल फ्रॉड होगा कि हम ये कहें कि हस्बैंड और वाइफ जब फिजिकल प्रॉक्सिमिटी करें, जो कि नेचुरल है, एक बायोलॉजिकल नीड है, तो उसमें कहीं पर भी रेप जैसे कंडक्ट की कहीं पर गुंजाइश हो। एक इंडिफरेंट व्यक्ति एक ऐसी लेडी के साथ सेक्स करता है जिसमें उसकी कंसेंट नहीं है, वहां रेप की बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन यहां जहां पर कि स्त्री और पुरुष हस्बैंड वाइफ है, that is the closest relations in Indian system, that is the closest relations where two different entities sleep with each other, live with each other, think like each other, and they try to make each other happy. Now physical proximity उसके अंदर एक निहित उस क्लोजनेस में एक निहित अंग है। अगर आप ये कहें कि क्या हैप्पीनेस का स्तर बिल्कुल एक सा हो सकता है, तो वह तो किसी भी हस्बैंड वाइफ के या किसी भी फैमिली के रिलेशंस में बिल्कुल एक सा स्तर, एक सी चाहत, एक सा हैप्पीनेस का ड्राइव होना, या एक तरह से सोच, या एक तरह का बिल्कुल समझना किसी बात को किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर नहीं हो सकता। Say a husband has got the urge to love his wife, and the wife has got a lesser urge, not exactly equal. Then will it be called rape? Is it possible that both reach to the same climax, both get the same swings of mood, both get the same kind of degree of happiness from the conduct? Uh, well, this is understandable. Lady may have certain problems, physical problems on monthly basis, say on certain days, and a considerate husband must consider कि उसके वाइफ को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि दोनों के खुशी का या उनके सेटिस्फेक्शन का लेवल बिल्कुल एक ही हो। तो यह ना कि सिर्फ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में, अदरवाइज भी किसी भी एक्टिविटी में ऐसा होना संभव नहीं है। तो क्या हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को और उस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को सेक्रीफाइस करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, यह कहकर कि यह तो एक रेप के समान एक्टिविटी है? क्या यह सफिशिएंट नहीं होगा कि अगर ऐसा होता है कि कहीं पर हस्बैंड is not considerate towards his wife, should not we call it harassment? Should not we call it sexual excessiveness? There can be a different section for this to deal with such kind of case. But using this term marital rape is an extreme step. I think that in the longer run, people will lose faith in the institution of marriage. They will get threatened. They may start resorting to the recording for everything what happens within their family. जबकि आप सबको यह आभास है कि एक मैरिज जो होती है वो ट्रस्ट कॉन्फिडेंस के ऊपर होती है, और हस्बैंड वाइफ का ट्रस्ट इतना होता है कि वो एक से दूसरे को अपने से ज्यादा समझते हैं और भरोसा रखते हैं। तो जेंटलमैन, मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर टिप्पणी का हवाला देते हुए सिर्फ यही कहूंगा कि अदालतों में आजकल न्यायाधीश भी कुछ फिलोसफिकल और कुछ एबिरेशन बेस्ड टिप्पणियां देकर कई बार लॉ के मसलों को काफी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। मैं एक एडवोकेट हूं, मुझे पूरा राइट है कि मैं लीगल नॉलेज को ध्यान में रखते हुए किसी जजमेंट को क्रिटिसाइज करूं, और साथ ही इसीलिए प्रोविजन भी है
कि कभी जज साहब से जब ये लीगल इर या आई विल से द लीगल मिस्टेक होती है, तो उसके लिए हमारे पास में रिवीजन, रिव्यू और अपील करने के सारे साधन होते हैं। With this, I end my this discourse on this particular issue and my analysis. I'm sure you appreciate it and do it in your own time. Thank you.